त्रिभुज की समरूपता को देखेंगे। अब त्रिभुज की समरूपता को देखने के पहले हमें थोड़ा सा ज्यामितीय रूल सीख लेना पड़ेगा। एकांतर कोण किसे कहते हैं, सम्मुख कोण किसे कहते हैं और संगत कोण किसे कहते हैं, तो इन चीज़ों को आपको पहले समझा दूंगा मैं। उसके बाद में आप क्वेश्चनों को सॉल्व करना, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे। तो देखते हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं। ये दो क्या है, समांतर रेखाएं। इसको नाम दे दिया AB और इसको नाम दे दिया CD। और एक इन दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को नाम दे दिया P और R। तो प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है, P और R, या फिर PQ दे दो आप, PQ। अब यहाँ से जानोगे आप कि संगत कोण कौन से हैं, एकांतर कोण कौन से हैं और सम्मुख कोण कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि सब एकांतर कोण देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ लिखूँगा एकांतर कोण। तो एकांतर कोण कौन कौन से होने वाले हैं यहाँ पर। तो एकांतर कोण किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये देखो, तो ये एक लाइन है अर्थात रेखा। अगर रेखा के इधर वाला जो कोण बना है, अगर सेम टू सेम इसी डिग्री वाला, इसी माप वाला कोण अगर इधर बन जाए रेखा के, अर्थात एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड उसी रेखा के, एक तरफ राइट हैंड साइड उसी रेखा के लेफ्ट हैंड साइड, अगर दोनों कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ये कहलाते हैं एकांतर कोण। क्या कहलाते हैं, एकांतर। तो एक ही रेखा पर इधर वाला कोण जितने का होगा उधर वाला कोण भी उतने का ही होगा, और इसी को कहेंगे हम क्या, एकांतर कोण। तो अब देख के बताना, अगर मान के चलते हैं ये x डिग्री है, तो इस रेखा पे ये राइट हैंड साइड बना, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड बनना चाहिए, तो ये भी क्या होगा, x डिग्री ही होगा। क्या होगा, x डिग्री। तो अर्थात हम बोल सकते हैं, यहाँ पर नाम दूसरा दे दूँ मैं, y डिग्री। क्या दे देना, y डिग्री। लेकिन एकांतर कोण हम बोलेंगे कि x बराबर है किसके, y के। तो x और y कैसे कोण है, एकांतर कोण है। अब आप मुझे बताना कि अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, a मान लेता हूँ, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बना, तो इसी रेखा के राइट हैंड साइड में बनेगा ये b। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर a बराबर क्या है, b। लेकिन कैसा कोण है ये, एकांतर। तो एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड तो दूसरी तरफ राइट हैंड साइड, तो ये एक ही रेखा पर बनने वाले कोण होना चाहिए, और आपस में क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ। तो ये होते हैं एकांतर कोण। अब नाम देंगे हम संगत कोण को। किसको, संगत कोण। अर्थात मैं बोल दूँ ये और ये आपस में एकांतर कोण होंगे, ये और ये आपस में एकांतर कोण होंगे। अब संगत कोण क्या होता है, इस रेखा पर ये ऊपर की साइड बना है, तो इस रेखा पर भी ऊपर की साइड बनने वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस रेखा पर ये ऊपर की साइड बना है और राइट हैंड साइड बना है, तो ऊपर वाली रेखा पर भी ऊपर बनना चाहिए, और कहाँ बनना चाहिए, राइट हैंड साइड। तो इन दोनों को कहेंगे हम संगत कोण। इनकी संगत क्या है, बराबर। देखो इस रेखा के ये भी ऊपर है, इस रेखा के ये भी ऊपर है, इस रेखा के ये भी दाएं साइड है, इस रेखा के ये भी दाएं साइड है। तो ऊपर ऊपर, इस रेखा के दाएं दाएं, तो दोनों क्या है, इनकी संगत एक समान है। क्या है, संगत एक समान है। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं z डिग्री। तो क्या होंगे, x बराबर होगा z डिग्री के। x बराबर किसके बराबर होगा, z डिग्री के बराबर होगा। अगर और संगत कोण की मैं बात करूं, अगर इसको नाम दे दिया मैंने a और इसको नाम दे दिया मैंने b, तो आप मुझे बताओ कि ये रेखा के ऊपर है, ये भी रेखा के ऊपर है, ये रेखा के बाएं साइड है, ये रेखा के बाएं साइड है, दोनों की क्या है, आपस में संगत बराबर हो गई, यानी कि इनकी संगत क्या है, समान। तो इनकी संगत समान है, तो संगत कोण में ये बराबर हो जाएंगे, a बराबर b डिग्री। तो ये संगत कोण होते हैं। जैसे कि और देखो, रेखा के नीचे ये वाला कोण, रेखा के नीचे ये वाला कोण, तो ये दोनों क्या है, देखो रेखा के नीचे है, रेखा के नीचे है,
और ये तिर्यक रेखा के दाएं साइड है, संगत समान हो गई, अर्थात ये क्या होगा, संगत कोण होगा। तो इस प्रकार से संगत कोण और एकांतर कोण को निकालते हैं। फिर आप समझना कि एकांतर कोण, अब ये लिखा हुआ तो आप छोड़ो थोड़ा सा, अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ एक बार और फिर समझना, कोण एकांतर कोण संगत है। सम्मुख कोण की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि सम्मुख कोण से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन आता नहीं है, वो 9th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एकांतर कोण, अगर ये राइट हैंड साइड है और ठीक है ना, तो इसी रेखा पे ये लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, तो यानी कि दाएं साइड और बाएं साइड, ठीक है ना, तो इसको कहेंगे एकांतर। क्या है, एकांतर है। अगर ये इधर है तो सेम टू सेम ये कहाँ होना चाहिए, तो कोई ये दाएं साइड, सॉरी ये बाएं साइड, तो ये दाएं साइड, ये क्या है आपस में एकांतर, ये क्या है आपस में एकांतर, तो इनको कहेंगे एकांतर कोण, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ही लाइन पे एक तो दाएं साइड बन जाता है और एक बाएं साइड बन जाता है, तो इसी को कहेंगे एकांतर। अब देख लो संगत किसको कहेंगे। अब संगत, ये ऊपर है तो ये ऊपर क्या हो गया, संगत, ये नीचे है तो ये नीचे क्या हो गया, संगत, ये ऊपर है, ये ऊपर क्या हो गया, संगत। यानी कि रेखा के या तो दायां दायां साइड बना लो या बाएं बाएं साइड बना लो, या ऊपर ऊपर बना लो या नीचे नीचे बना लो, तो क्या होंगे, वो संगत कोण कहलाएंगे। तो ये थोड़ी सी छोटी सी परिभाषा थी और ये आपको मुझे बताना भी था, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हम समरूप त्रिभुज और सर्वांग सम त्रिभुज को किस प्रकार से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, समांतर रेखा को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, यानी कि ए बी समांतर है सी डी के, तो ये खड़ी वाली लाइन क्या डिनोट करती है, समांतर रेखाओं को डिनोट करती है, प्रदर्शित करती है। अब देखो समरूप त्रिभुज कब कब होगा, समरूप त्रिभुज कब कब होगा, तो समरूप त्रिभुज सबसे पहले तो या तो तीनों एंगल एंगल एंगल, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक त्रिभुज तो ये है और एक त्रिभुज ये है, ये ए बी सी पी क्यू आर, ये 8 का तो ये 16 का, ये 20 का, ये 10 का, ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे, ये 10 का, ये 20, अर्थात ये भुजा 10 की है तो ये भुजा किसकी है, 20 की, ये भुजा 8 की है तो ये भुजा कौन सी हो गई, 16 की। तो समझो अब बात को कि समरूप त्रिभुज होता क्या है, समरूप त्रिभुज में ये आकृति और ये आकृति दिखती एक जैसी है, समरूप त्रिभुज में ये आकृति और ये आकृति दिखती एक जैसी है, लेकिन एक जैसी दिखती है लेकिन एक बराबर नहीं होती है। समझो बात को, इसकी भुजा ये 10 है तो इसकी भुजा ये कितनी है, 8, इसकी भुजा ये 20 है तो इसकी भुजा क्या है, 16। तो क्या मुझे बताओ भुजाएं आपस में बराबर है क्या, नहीं है, अर्थात दिख तो एक जैसी रही है लेकिन ये एक बराबर नहीं है। तो दिखने में एक जैसी यानी इनका रूप कैसा है, समान है, इनका रूप कैसा है, समान। तो जब समान है तो इसी को बोल देंगे हम समरूप त्रिभुज। अब समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल एंगल एंगल, अर्थात ये x डिग्री का तो ये भी क्या होना चाहिए, x डिग्री का, ये y डिग्री का तो ये भी क्या होना चाहिए, y डिग्री का, ये z डिग्री का तो ये भी क्या होना चाहिए, z डिग्री का होना चाहिए। अर्थात ये तीनों कोण आपस में, अगर ये ऊपर का कोण है तो ये भी क्या होना चाहिए, ऊपर का कोण, ये अगर लेफ्ट हैंड साइड का कोण है तो इसका भी क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का, अगर ये राइट हैंड साइड का है तो इसका भी क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड का बराबर होने चाहिए। तो एंगल बराबर एंगल, एंगल बराबर एंगल, एंगल बराबर एंगल, तो इन दो आकृतियों के कोण एंगल आपस में क्या है, समान। तो समरूप त्रिभुज की एक बार एंगल 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 क्या हो गई, तो एंगल एंगल एंगल, ये हो गई प्रॉपर्टी किसकी, समरूप त्रिभुज की। तो हम देख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ये साइन होता है समरूप का, क्या होता है, ये साइन किसका होता है, समरूप का। तो त्रिभुज पी क्यू आर किसके बेस्ड पर है, ये एंगल
एंगल एंगल बराबर है इस वजह से, ठीक है ना। तो एंगल एंगल से निकल के आया कि भैया त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आकृति दिखने में एक जैसी लग रही है, अगर इनका रूप कैसा है, समान है, तो ये समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप। और समरूप त्रिभुज को डिनोट करते हैं हम इस प्रकार से। और देखते हैं हम, अब यहाँ पर देखो, ध्यानपूर्वक देखना आप, यहाँ पर एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इससे भी क्या निकाल सकते हैं हम, समरूपता निकाल सकते हैं। जैसे कि दो एंगल बीच में क्या लेना है, साइड लेना है। दो एंगल और बीच में क्या लेना है, साइड लेना है। तो देखो ये दो एंगल और बीच में क्या आ गई, साइड। ये दो एंगल, देखो ये एंगल बीच में क्या आ गई, साइड आ गई। तो आप समझो ये एंगल साइड एंगल से भी समरूपता निकल सकती है। और किससे निकल सकती है, यहाँ पर साइड एंगल साइड से भी समरूपता निकल सकती है। दो भुजाओं के बीच का कोण, दो भुजाओं के बीच का कोण, दो भुजाओं के बीच का कोण समान है, दो भुजाओं के बीच का कोण क्या है, समान है। और यहाँ पर और किस किस से निकल सकती है, और निकल सकती है यहाँ पर देखो आप किस प्रकार से, देखो साइड एंगल साइड को देख लो आप। इस एंगल को लिया तो इस एंगल की आजू बाजू वाली भुजा लेना पड़ेगा हमें। तो अर्थात त्रिभुज ए बी सी में देख लेते हैं, हमने ले ली ए बी बटे में बी सी, ए बी बटे में बी सी। तो ए बी बटे में बी सी का कोण क्या है, वाई। तो इसी कोण को लेंगे फिर हम। तो आप देखो पी क्यू त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू बटे में क्यू आर। अब ये बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर है, एंगल के दोनों साइड वाली भुजाएं, एंगल के दोनों साइड वाली भुजाओं का अगर अनुपात अगर समान आ गया, अगर अनुपात समान आ गया, तो भी क्या होगा, वो समरूप होगा। और यही समरूपता की प्रॉपर्टी कहलाती है। तो देखो ए बी कितना है 8, बी सी कितना है 16, बराबर है या नहीं देख लेते हैं पहले। पी क्यू कितना है 10 और क्यू आर कितना है 20। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अर्थात 1/2 बराबर 1/2। तो इनका अनुपात क्या आया, समान आया। तो इनका अनुपात समान होने के कारण ये भी क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप। और यही समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी यही कहलाती है कि एक एंगल ले लो बीच में और दोनों तरफ की साइडें लेकर के देख लो, अगर इस एंगल की दोनों तरफ की साइड, इस एंगल की दोनों तरफ साइड का अगर अनुपात समान होगा तो वो समरूप त्रिभुज होगा, वो समरूप त्रिभुज होगा। तो हमने देखा त्रिभुजों के कोण बराबर होने चाहिए तो समरूप त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुजों की दो भुजाओं क्रमशः किसी एंगल की दो भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अर्थात ये एंगल को ले लिया और इस एंगल की अगल बगल यानी आजू बाजू वाली भुजाएं ये है, तो इनका और इसी एंगल के इनका अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो भी क्या हो जाएगा, वो समरूप त्रिभुज हो जाएगा। अर्थात हम बोल सकते हैं इसके लिए, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी के लिए, कि एंगल 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 समरूप होगा, एंगल एंगल तो भी समरूप होगा, साइड एंगल साइड तो भी समरूप होगा। और यही आपके एक ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि बताइए कि समरूप त्रिभुज कब होंगे। तो समरूप त्रिभुज या तो एंगल एंगल समान हो, या फिर एंगल दो एंगल समान हो, या फिर साइड एंगल साइड क्या हो, समान हो। और इनके अनुपात भी क्या होने चाहिए, समान। अनुपात भी क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समानुपातिक होना चाहिए, समानुपातिक होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी समरूप त्रिभुज के लिए लग जाएगी। ये प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर दूसरा, तो ये ऑब्जेक्टिव में आना है, इसमें से दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रखना इसको।
अब इसमें हमें बताना है समरूप है या नहीं है, समरूप है या नहीं है। तो समरूप है तो क्यों है, और समरूप नहीं है तो क्यों नहीं है, तो इसको बताना है हमें। तो मैंने आपसे एक बात बोला था, दिखने में एक जैसे होना चाहिए तो क्या होगा, वो समरूप होगा। दिखने में एक जैसा होना चाहिए तो समरूप होगा। जिस प्रकार से एक जुड़वा बच्चे को आप बोलते हो कि एक दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो दोनों एक समान है, तो वो समरूप है भाई। तो उसी प्रकार से यहाँ अगर दोनों अगर एक जैसे दिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो समरूप हो जाएंगे। लेकिन हमें बताना ये है कि ये समरूप है क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं है भैया। क्यों नहीं है, कि ये तो है वर्ग और ये है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो क्या मुझे बताओ, ये समचतुर्भुज है और ये क्या है, वर्ग। तो ये दिखने में ही अलग अलग हो गए, तो ये क्या होगा, समरूप नहीं है। तो हम लिखेंगे ये समरूप नहीं है क्योंकि एक समचतुर्भुज है और एक वर्ग है, इसलिए नहीं है। दूसरा प्रश्न, दिखने में एक जैसे लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है भैया, एक तो वर्ग है और एक आयत है, तो ये तो भैया दोनों अलग अलग हो गए, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान जैसा लग रहा है। तो दोनों भाई भाई थोड़ी है ये जुड़वा वाले। तो हम बोलेंगे ये समरूप त्रिभुज नहीं है क्योंकि एक आयत है और एक वर्ग है। तो इस प्रकार से पहचानेंगे हम कौन समरूप है और कौन समरूप नहीं है। तो अब इस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि, ऑब्जेक्टिव है भाई ये, तो ऑब्जेक्टिव ये बोल रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे। ये चार ऑप्शन आपको दिए। त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, ठीक है मान लिया। त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो, तो ये भी मान लिया। त्रिभुजों के संगत क्षेत्रफल बराबर हो, तो ये नहीं माना, ठीक है ना, ये नहीं माना। तो ये तो है ही नहीं भाई, क्षेत्रफल बराबर हो ही नहीं सकता है भैया इनका, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो ही नहीं सकता। अगर क्षेत्रफल बराबर आ जाता है समरूप त्रिभुजों का, तो समरूप त्रिभुज ना होकर के वो सर्वांग त्रिभुज कहलाएगा, उस सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएगा। अब बात इतनी आ रही है कि भैया ये भी सही है और ये भी सही है, और ऑप्शन में तो ये भी नहीं दिया कि पहला और दूसरा दोनों सही है, तो फिर क्या मानेंगे। तो अगला ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, अर्थात पहला बिंदु यहाँ दे दिया तथा संगत भुजाएं अनुपातिक, अर्थात दूसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ दे दिया। इन दोनों को समेट करके एक साथ एक ऑप्शन में लिख दिया, अर्थात इन दोनों की अपेक्षा ये हम राइट मानेंगे, ठीक है ना। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इन दोनों को एक साथ समेट करके इस ऑप्शन में दे दिया, तो त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं भी क्या होना चाहिए, अनुपातिक होनी चाहिए। अभी जस्ट मैंने बताया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये चौथा सही होगा। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करने का क्या तात्पर्य होता है। देखो तो यहाँ रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ रेखा किसकी, कितनी भुजा के, तीसरी भुजा के। जैसे कि ये एक त्रिभुज बना लिया, ये क्या बना लिया, त्रिभुज। अब ये है ABC। अब मान के चलते हैं कि कोई एक रेखा यहाँ से ये वाली खींच देते हैं, यहाँ से ये वाली खींच देते हैं, अर्थात इसको नाम दे दिया क्या, यहाँ पर इस पे है तो हमने इसको B1 नाम दे दिया और इस पे है तो C1 नाम दे दिया। अब क्या होता है कि ये बोल रहा है कि जो पूरी जो रेखा थी, अगर मान के चलते हैं कि ये पूरी रेखा कितनी थी, 4 थी, कितनी थी, 4। तो आप देखो ये पूरी रेखा 4 थी और उसमें से ये एक भाग है। ये पूरी रेखा मान के चलते हैं कि क्या थी, 4 थी और उसमें से एक भाग को ये विभाजित कर दिया। तो आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि ये AB1 और बटे में क्या होगा, AB, बटे में क्या होगा, AB बराबर AC1 और बटे में पूरा क्या होगा, AC होगा, क्या होगा, AC। तो ये बराबर किसके होगा, ये ऊपर की वैल्यू AB1 AC1 ये पूरी कितनी है, 1, क्या है, 1, और बटे में
ए बी और ए सी, ये क्या है बटे में, देखो एक तो ये था और 3 ये था, तो टोटल मिला के कितने होगा, क्योंकि ए बी बोला यहाँ से यहाँ तक और ए सी बोला यहाँ से यहाँ तक, तो 1 ये और 3 ये कितने होगा 4। तो ये पूरी की पूरी क्या है आपस में बराबर है। ये है, इसको कहेंगे थेल्स का विलोम। क्या कहेंगे, थेल्स का विलोम। अब थेल्स किसे कहते हैं, थेल्स किसे कहते हैं, ये देखो इसी चित्र के माध्यम से मैंने ये बनाया, इसी चित्र के माध्यम से ये मैंने ये बनाया, मैंने सेम टू सेम ऐसा, और देखो ये वाली भुजा किसके समांतर है, इन दो को तो काट दिया इस रेखा ने, लेकिन ये जो रेखा है ये भुजा जो है वो किसके समांतर है, इस तीसरी के समांतर हो गई। अब देखो ये ए और बी और सी, भाई एक बार मैंने इसको भी कटवा दिया, ठीक है ना, ये ए बी पर है तो मैंने इसको बी मान लिया, ये ए सी पर है तो इसको क्या मान लिया, C1 मान लिया। अब क्या होगा, यहाँ पर ये ए बी 1, ये ए बी 1 और यहाँ पर इससे लेंगे B1 B, B1 B बराबर B1 B, यहाँ पर AC1 और यहाँ पर C1 C, C1 C। अब बराबर ये होगा, मान के चलते हैं कि ये 1 है और ये 4 है, ये पूरी कितनी थी, कितनी मानी थी, 4 मानी थी ना, तो ये पूरी कितनी थी 4 और 4 में से एक अनुपात ये बांट दिया, बचा कितना 3, और ये 1 है तो ये भी कितना होगा 3 होगा। अब आप समझो कि AB1 कितना है 1, AC1 कितना है 1, तो 1 लिखा मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है B1 B, B1 B, यहाँ पर क्या है C1 C, C1 C, तो कितना है ये 3, क्या आ गया 3। ये हो गई थेल्स पिरामिड, क्या हो गई थेल्स पिरामिड। तो थेल्स पिरामिड एक ही अनुपात में बांटती है, थेल्स पिरामिड क्या बांटती है, एक ही अनुपात में बांटती है। कौन सी पिरामिड, थेल्स पिरामिड। और थेल्स विलोम क्या बांटती है, समान अनुपात में बांटती है। किस में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर और क्या देख लें, मान के चलते हैं यहाँ पर, देखो आप मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमने ले लिया ये वाला B2 ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया C2 ले लिया। अब मान के चलते हैं कि ये 1 है और यहाँ से यहाँ तक की भी वैल्यू कितनी है, 1 आ गई, कितनी आ गई 1 आ गई। अब 1 और 1 2 तो कंप्लीट हो गए, अब बची कितनी वैल्यू यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी 1, यहाँ कितनी बची होगी 2 बची होगी, 1 ये और 1 ही। अब हम क्या बोलेंगे AB2 और पूरी लेंगे यहाँ पर AB बराबर होगी AC2 और ये पूरी ले लेंगे कितनी AC। अब आप मुझे बताओ AB2 और AC2, 1 और 1 कितने होगा 2 और पूरी कितनी हो गई 4 हो गई, तो 1/2। तो मुझे बताओ कि ये समान अनुपात में बटा कि नहीं बटा, क्या बटा समान अनुपात में, भाई बटा कि नहीं बटा। ये 2 है तो ये ऊपर का भी क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी कि नहीं होगी, 1 ये और 1 ये, 1 ये और 1 ये टोटल कितनी। अब मान के चलते हैं, चलो ठीक है, समान अनुपात में बांटने के लिए अब यहाँ से ले लेते हैं इसको, कितनी ले लेते हैं यहाँ पर, सॉरी ये ले लेंगे अब B1 B2 B1 B2 B1 B2 यहाँ से लेंगे इतना, और यहाँ पर C1 C2 C1 C2 और इस रेखा पर पूरा ले लेंगे AB, इस रेखा पर पूरा ले लेंगे AC। तो B1 B2 1 है और AB कितना है और AC कितना, टोटल 4 है। तो देखो फिर भी क्या है 1/4 ही आया। और एक बार और ले लेंगे हम, यहाँ पर क्या ले लेंगे B3 ले लेंगे, यहाँ पर C3 ले लेंगे, क्या ले लेंगे C3। अब ये 1 है, ये 1 है, ये भी क्या है 1 है। अब हम क्या लेंगे B2 B3 और टोटल यहाँ पर ले लिया AB बराबर, यहाँ पर क्या लेंगे C2 C3 और यहाँ पर पूरा क्या ले लिया AC ले लिया। अब आप मुझे बताओ B1 B2 B3 1 है, C2 C3 1 है और पूरी वैल्यू कितनी है 4। अभी भी क्या आ रहा है 1/4, यानी कि अनुपात क्या आ रहा है समान आ रहा है, और तीसरी भुजा का ये क्या आ रहा है समांतर आ रहा है, क्या आ रहा है समांतर। तो ये थेल्स विलोम कहलाती है समान अनुपात में बांटने के लिए।
और एक ही अनुपात में बांटने के लिए ये आती है थेल्सपिर में। तो AB1 और AB1 और ये पूरी नहीं लेंगे, अब क्या नहीं लेंगे, ये पूरी नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, B1B। तो ये अनुपात अलग और ये अनुपात अलग, ये लेते हैं हम थेल्सपिर में। लेकिन ये अनुपात अलग और यहाँ पूरी वैल्यू अलग, ये लेते हैं हम थेल्स विलोम में। तो ये क्या होता है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है तो समान अनुपात में कौन बांटती है, थेल्स विलोम बांटती है। और यहाँ रेखा तीसरी भुजा के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये भी समांतर है, लेकिन ये अनुपात और ये अनुपात हम थेल्स में लेते हैं, लेकिन ये अनुपात और इसका पूरा अनुपात हम थेल्स विलोम में लेते हैं। तो थेल्स विलोम में क्या होगा, ये समान अनुपात में होगी और तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। किस में होंगी, थेल्स विलोम में। ये एक ही अनुपात में होगी और तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। ये तीसरी भुजा के क्या है, समांतर। लेकिन आप मुझे बताओ, ये एक ही अनुपात में बांट रही है और ये समान अनुपात में बांट रही है। तो समान अनुपात में बांटने का काम कौन करती है, थेल्सपिर में। और एक ही अनुपात में बांटने का काम कौन करती है, थेल्स विलोम समान अनुपात में, और एक ही अनुपात में कौन, थेल्सपिर में। ठीक है ना, ये थेल्स और ये थेल्स विलोम। आदि और आदि, आदि ऊपर आदि नीचे, एक ही भुजा के दो भाग कर दिए, एक भाग को ऊपर एक भाग को नीचे, तो वो थेल्सपिर में कहला जाएगी। अब विलोम क्या होगी, आपने दो भाग कर दिए किसी त्रिभुज के, त्रिभुज की किसी भुजा के दो भाग कर दिए, तो एक भाग तो ऊपर और पूरा भाग अगर नीचे आ जाए वो थेल्स विलोम हो जाती है। किसी त्रिभुज के किसी भुजा को दो भागों में विभाजित कर दिया, आधे को ऊपर लिख दिया आधे को नीचे लिख दिया, वो थेल्स हो गई। लेकिन आधे को ऊपर और पूरे को मिला करके नीचे लिख दिया, वो थेल्स विलोम हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को देखो, समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबिंब कौन कौन से हो गए। तो मैंने बताया था एंगल एंगल एंगल, ये भी होता है। मैंने बताया था फिर एंगल एंगल, दो एंगल भी होते हैं समरूपता के। साइड एंगल साइड मैंने भी बताया था भैया, ये अभी जस्ट बता के फ्री हुआ हूँ, ये भी समरूपता का। जब तीनों ही है तो ये चौथा आंसर हो जाएगा, ये सभी होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला है क्वेश्चन भैया, ये किसका है, ऑब्जेक्टिव वाला। और ऑब्जेक्टिव इसके ऑप्शन कौन कौन से रहेंगे, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि ABC लिखो, ABC और D। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये इसका ऑप्शन है। तो एक त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज मैंने क्या बना लिया, ABC बना लिया, त्रिभुज ABC बना लिया। तो भुजा AB और AC पर क्रमशः दो बिंदु अर्थात DA, मान के चलते कि यहाँ है, ये D है और ये E है क्रमशः। इस प्रकार है कि AD को 2 सेंटीमीटर बताया और BD को कितना बताया, 3 सेंटीमीटर बताया, और BC को कितना बताया, 7.5 सेंटीमीटर बताया। और बताया गया है कि DE समांतर है BC। तब DE की वैल्यू ज्ञात करना है, हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, DE की वैल्यू ज्ञात करना है। और है क्या, ये ऑब्जेक्टिव है। तो हम एक काम करते हैं, ये पूरी भुजा कितनी है, 2 और 3 कितने हो गए, 5, तो ये भी पूरी है। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर AD बटे में क्या ले लेते हैं, AB। तो आप समझ रहे हो कि ये AD है और ये इसको पूरा लिया है, तो ये क्या है, ये थेल्स विलोम है कि नहीं है भैया। इतना यहाँ ले लिया AD और इसको पूरा लिया, क्यों लिया, क्योंकि भैया ये जो है ये भी पूरी भुजा है और ये भी क्या है, पूरी भुजा है। तो जो अनुपात इनका होगा वही अनुपात इनका और इनका होगा, ये थेल्स विलोम है। तो आप देख लो AD इतना लिया, तो ये वाला कितना होगा, D पता नहीं है, और यहाँ क्या लिया है, BC। भैया AB पूरा ले लिया तो इसको भी पूरा लेना है BC। अब देखो आप,
AD कितना बताया 2 सेंटीमीटर, AB कितना बताया 3 और 2 कितने होगा 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर D तो ज्ञात करना है आपको, ठेल से विलोम से ले रहे हैं हम ये। और BC कितना बताया है आपको 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 का इधर कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 15 बराबर 5 का उधर कर देंगे तो 5 इंटू DE आ जाएगा। तो 15 बटे में 5 आ जाएंगे और DE बराबर आ जाएगा। तो 5 तिया 15 अर्थात DE की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, अर्थात ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखो ये रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थान को सॉल्व करते हैं। सभी वृत्त रिक्त स्थान होते हैं और सभी वर्ग रिक्त स्थान होते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप खुद बताओगे। ये वृत्त, ये वृत्त, ये वृत्त, ये वृत्त, ये वृत्त, ये दिखने में कैसे लग रहा है? आप बोलोगे कि समान दिख रहा है, भले ही छोटे बड़े हैं लेकिन दिखने में कैसे लग रहा है? समान लग रहे हैं। तो जब समान दिखने में लगते हैं तो वो समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप। तो क्या होंगे यहाँ पर? सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब आते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव पे, दूसरे रिक्त स्थान पर। ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है। अब आप मुझे बताओ ये भी दिखने में कैसे लग रहा है? समान लग रहे हैं। छोटे बड़े से हमें उससे मतलब नहीं, अगर समान लग रहे हैं तो ये भी क्या होंगे? समरूप होंगे। अर्थात सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब आगे देखो आप, सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आप बताओ मुझे, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। तो सभी रिक्त स्थान त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। अब जब ये समरूप होंगे, क्या होंगे? समरूप। तो इनकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। अर्थात तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर हो, अब त्रिभुज चाहे छोटा बड़ा हो उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन त्रिभुज क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए समरूप त्रिभुज होना चाहिए। तो समरूप तो है ही ये, क्या है? समरूप तो है ही, लेकिन इनकी भुजाएं आपस में क्या है? तीनों बराबर है। तो इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो ये क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज, यानी कि सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज, अर्थात इनकी तीनों भुजाएं क्या है? आपस में समान है। तो समरूप त्रिभुज होते हैं कौन? हमेशा और हमेशा समबाहु त्रिभुज हमेशा और हमेशा क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। आगे चलते हैं। फिर इस क्वेश्चन में, इस ऑब्जेक्टिव में बोला है भुजाओं की समान संख्याओं वाले, भुजाओं की तो संख्या क्या है? समान है। दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज क्या होते हैं? समरूप। बोल के रखा है ये, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो उनके संगत कोण क्या होंगे? अगर भुजाएं बराबर है तो संगत कोण भी क्या होगा? बराबर है। क्या है? बराबर। अब उनकी संगत, ये कोण बराबर होगा, उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? अब जब ये बोला भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज है, अब ये बराबर है तो ये क्या होगी? समानुपाती होगी। क्या होगी? समानुपाती होगी। क्या होगी? समानुपाती, यानी कि समान अनुपात में होंगी, समान अनुपात में होंगी। तो ये हो गया। अब सर्वांग सम त्रिभुज रिक्त स्थान होते हैं। तो सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। सभी सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते हैं। समझना बात को, सभी सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज क्या नहीं होते? सर्वांग सम नहीं होते। तो इस क्वेश्चन में पूछा है सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप भी होते हैं।